तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पेरिस के बारे में। पेरिस की बहुत हाइप है इंटरनेट पे, बहुत लोग वहाँ घूमने जाते हैं, बहुत लोग वहाँ पे पढ़ने जाना चाहते हैं। बहुत कुछ सुना है हमने पेरिस के बारे में, रील्स पे भी बहुत चीज़ें देखी हैं। बट आज हम एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जो कि पेरिस में ही रहते हैं और वहाँ पर पायलट हैं, आंचल जी। इनके साथ हमने हॉरर पॉडकास्ट भी करा है, पता नहीं दोनों में से पहले कौन सा जाएगा। बट इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पेरिस के बारे में, पेरिस एज अ कंट्री, वहाँ रहने के बारे में, वहाँ एक्सपेंसेस के बारे में, स्कैम्स के बारे में, ताकि आप अगर पेरिस का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो स्वागत है आंचल जी आपका। स्वागत है। कैसी चल रही है लाइफ पेरिस में? बैलेंस्ड है अभी तो, मतलब इतनी ज़्यादा अभी वो नहीं है कि बहुत अच्छी चल रही है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ख़राब चल रही है। थोड़ा बताओ आप पेरिस क्यों गए थे, क्या पढ़ने गए थे और अभी आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? तो बेसिकली मैं पेरिस गई थी अपनी मास्टर डिग्री करने, होटल एंड टूरिज्म। पेरिस क्यों चूज़ करा आपने पढ़ने के लिए? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो था वो एविएशन से ही था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से था। तो फिर पेरिस तो सबसे बेस्ट है टूरिज़म में, तो मैंने सोचा फ्रांस चलते हैं क्योंकि टूरिज़म वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो फिर मैंने इसलिए पेरिस चूज़ किया। और जब मैं पेरिस आई, पढ़ाई अच्छी है वहाँ की? हाँ पढ़ाई अच्छी है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए स्टडी तो इंग्लिश में मिलेगी वहाँ पे। आप मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ्रेंच में ही है, वो मतलब आपको चॉइसेस मिल जाएगी। किसी को अगर फ्रेंच में अपनी ग्रेजुएशन करनी है तो वो फ्रेंच में भी ले सकते हैं। बट वहाँ पे ऐसे कुछ कंपलसरी होता है कि फ्रेंच भी सीखनी है आपको इस टाइम पे? हाँ मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो आपको फ्रेंच सीखनी ही पड़ेगी। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको बस स्टडी करके वापस आना है तो मतलब ठीक है, कॉन्वर्सेशन तक सीख लो। एंड वहाँ की पढ़ाई एक्सपेंसिव थी? कॉलेज फीस बहुत ज़्यादा? बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ की कितना पढ़ाई। एक्सपेंसेस आया आपके? मेरा आया अराउंड 20,000 यूरो मास्टर्स का। कितना हो गए? 20,000 18 लैक्स। 17-18 लैक्स अराउंड। कितने साल का कोर्स? 2 साल। 2 साल। और आप कहाँ रह रहे थे? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे थे? नहीं बाहर नहीं, रह रहे मेरा था एक गेस्ट, मतलब पेइंग गेस्ट था, पीजी के टाइप था। थे? उसको वो कितना महंगा था? उसमें अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो पर पर्सन 300 यूरोस। 300 यूरोज़ अराउंड 25,000। और उसमें खाना, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है। 2 बेड्स। तो एक फ्लैट होता है वो जिसमें मल्टीपल लोग शेयरिंग में रह रहे होते हैं, ऐसा बेसिकली वहाँ पे हम लोग बेसमेंट में रहते थे। तो बेसमेंट में वहाँ पे अलाउड नहीं है रहना। बट कुछ लोग रख देते हैं कि हम कैश देते थे उनको, क्योंकि उनका जो टैक्सेस होता है कि आपको, अगर आपने किसी को पेइंग गेस्ट रखा है तो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, बेसमेंट में दे देते हैं जिससे उनको टैक्सेस से बच जाते हैं वो। हाँ वो कैश ले लेते हैं, टैक्स से बच जाते हैं। 2 नंबर का काम वहाँ भी चल रहा है? हाँ वहाँ आराम से चलता है। अच्छा। तो फिर हम उसलिए, वो बेसमेंट वाला थोड़ा कम प्राइस में होता है। मतलब एक रूम 600 यूरो का, विदाउट फूड, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट वाईफाई। हाँ बस उसमें फर्नीचर होगा आपका सारा, वो नॉर्मल बेड हो गया, अलमीराज होगी, ये सब होगा, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ होगा। और अगर आपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला लेना है, घर का भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट भी लेंगे। अगर आपको बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है ना तो आपको घर का ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसके बिना आपका अकाउंट नहीं खुलेगा वहाँ पे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है वो टैक्सेस वाला होता है, मतलब जो लीगली टैक्स पे करते हैं वो वहाँ आपको पे। देना भी ऑनलाइन होता है ऐसा है, या कैश भी दे सकते हो? हम नहीं, वो वही देता है जो ऑनर होता है ना, क्योंकि उनके जो हाउस होते हैं वो रेंट पे चढ़ाते हैं तो वही नहीं, मैं टैक्स वही देते पूछ हैं। रहा हूँ, अगर आप जैसे अब तो कॉन्ट्रैक्ट वाले में रह रहे होगे आप, हाँ जी। तो मतलब आपको पेमेंट, जैसे पहले आप बेसमेंट वाले को कैश में दे रहे थे, अभी वाले को आपको ऑनलाइन हाँ देनी होती हम है या बैंक कैश में? ट्रांजैक्शन करते हैं अब तो सारी बैंक ट्रांजैक्शन है। कॉलेज लाइफ कैसी थी? मतलब जैसे हम मूवीज में देखते हैं यूरोप के कॉलेजेस कैसे हैं, कितना चिल है, या क्लासेस कितनी चिल सीरियसली हो रही है, हैं? अच्छी है क्लासेस तो सीरियसली होती है वहाँ पे, ऐसा नहीं बच्चे है। सब पढ़ने ही आते हैं? सब पढ़ने इंटेलिजेंट बच्चे कोई होते हैं। अय्याशी नहीं हो रही कॉलेज में? अय्याशी तो होती होगी, मौज मस्ती। हाँ मतलब करने वाले कर लेते हैं, बट इतना भी नहीं है। जैसे प्रॉपर क्लासेस होती है, प्रॉपर अटेंडेंस लगती है वहाँ पे। अटेंडेंस कितनी कंपलसरी है उधर? 75%। अच्छा। 75% आपको देनी है। एमआईटी वाला हिसाब है। मैं भी एमआईटी से ही पढ़ी। मैंने ग्रेजुएशन एमआईटी से ही किया। अच्छा। तो वो वहाँ पे इतना होता है, सीरियस मोड और होता आप है। साथ साथ पार्ट टाइम कर सकते हो, कुछ आवर्स होते हैं स्टूडेंट्स के 20 लिए? आवर्स होते हैं वीक के, आप वीक में 20 तो आवर्स आपने करते कहाँ हो। पर करी तो जॉब? मैंने वहाँ पे सबसे पहले रेस्टोरेंट में जॉब की थी, पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट था, एज एज अ वेटर। ओके।
अच्छा पे करते हैं वो लोग? हाँ मतलब उन्होंने वो भी कैश पे देते हैं, उस टाइम पे वो वैसे नहीं देते थे कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं देते मतलब थे। एक गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेजेस सेट होते हैं ना कि आप इतने भी काम कर, इतने आवर्स करोगे तो आर्ली पे ये है मिनिमम, तो उतना मिल जाता है? उतना मतलब जैसे अगर आप कैश पे कर रहे हो तो आपको कम मिलेगा। बेस वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मिनिमम उनको कितना मिलता है। अच्छा। जो गवर्नमेंट ने सेट किया उनको नहीं पता है। जो वो जैसे जो भी वहाँ जाता है वो सबसे पहले जॉब ढूंढता है कि हमें जॉब मिल जाए, तो उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जॉब लेना। तो उनको वहाँ पे इतना मतलब नहीं होता है कि हमें कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं, इतनी वो रिसर्च करके नहीं आए होते। उनको ये होता है कि हमें जॉब मिल रही है, कैश में मिल रही है। ठीक है, क्योंकि कैश पे क्या होता है आप कितने भी घंटे काम कर सकते हैं, 20 आवर्स से ऊपर कर सकते हैं। रिकॉर्ड नहीं हाँ है। लेकिन 20 आवर्स आपका रिकॉर्डेड होता है, मतलब उसमें आपके स्टूडेंट टैक्स भी जाता है। बट वही 20 घंटे से ज़्यादा काम करेगा हफ्ते में, फिर उसकी थोड़ी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। सैटरडे संडे वीक पूरा कर सकते हैं ना, तो उसमें 30 आवर्स हो जाते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हमेशा ऑफ होता है कॉलेजेस का। इवन वहाँ पे 3 दिन कॉलेज होते हैं कभी कभी और 4 दिन ऑफ होता है। ऑल राइट। हाँ तो फिर मतलब वैसे तो जो स्टूडेंट होता है वो वीकली 20 आवर्स काम करता है, बट जैसे किसी के जैसे हम हॉस्पिटैलिटी में थे तो हमारा 4 डेज़ कभी कभी ऑफ होता था, तो हम फुल टाइम करते थे 4 दिन। अच्छा। और ऐसा भी था कि ओवर टाइम करवाते थे, जैसे कि हाँ फिर उसमें आप घंटे नहीं होते उसमें, अगर जब बट आप cash में- पेमेंट टाइम पे दे रहे हैं, ऐसा नहीं पैसे वैसे काट रहे हैं स्टूडेंट्स को, ऐसे मिस यूज कर रहे हैं उनके मजबूरी का या नहीं ऐसा? वो करते हैं, जैसे मिनिमम वेव जैसे उधर वेजेस है 9 यूरो, अभी तो 10 to 12 कर दिया मिनिमम, बट मेरे टाइम पे थी 9 और मुझे देते थे 5 यूरो बस? पर आवर। ये तो बहुत ही कम है। हाँ मैं कैश में थी तो 5 यूरो, अगर वो ऑन पेपर देंगे ना तो वो उतना ही देंगे जितना मतलब गवर्नमेंट ने सेट किया है, बट जैसे उनको डिक्लेयर नहीं करना होता है लोगों को, तो फिर वो कैश में देते तो फिर वो कम देते। तो ये कितना हो गया, 400-500 रुपये हो गया? 400 रुपये पर आवर? मतलब मेरे को 700 यूरो मिलता था पर मंथ। अच्छा, पर मंथ 700 यूरो पर मंथ। फिर ओवर टाइम भी लगा लेती थी, तो जिस दिन हाँ फुल डे करना होता था, वैसे तो हाफ डे होता है जैसे 5 घंटे एक दिन के, तो जिस दिन फुल डे करना होता था तो वो 1 डे के 50 यूरो दे देते थे। ऑल राइट। तो आपने फिर अपने कोर्स के बाद आपकी यहाँ पे प्लेसमेंट जॉब लगी इसी सेम फील्ड की, या फिर क्या? नहीं मैं एक्चुअली जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करती थी वहाँ पे मेरे चीफ थे, मतलब उनका खुद का फ्लाइंग स्कूल था, तो वो वहाँ के चीफ़ है, वो पायलट है, उन्होंने वो 60 ईयर प्लस है, तो वो वहाँ पे डेली आते थे ड्रिंक करने। तो मैं एक बार ऐसे ही बैठी थी, मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी, कोई नहीं था, मैं ही थी और वो थे, तो फिर मैं ऐसे अपना काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ। तो उन्होंने बोला यहाँ क्या कर रही हो, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे, तो फिर उन्होंने मुझसे बैकग्राउंड पूछा मेरा, तो फिर मैंने बताया कि मैं एयर हॉस्टेस थी इंडिया में। तो उन्होंने बोला कि आपने कभी पायलट के लिए ट्राई किया है, इंडिया में कभी किया है? तो मैंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा स्कूल है और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसका पहले, तो अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो फिर मैं आपकी आगे की क्लासेस करवा दूँगा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं पेपर मतलब पायलट का दे दूँ तो फिर क्या बढ़िया वाली मिल गई। हाँ तो उस टाइम मतलब एक यही रख लो कि कोई वेल विशर थे वो मेरे। वो मसीहा बन गया है आपकी हाँ जिंदगी में। बस, और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए कितना मतलब वो देना होता है, अमाउंट देना होता है, कितने फ़ंड्स चाहिए होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ पेपर देना है और वो मुझे रख लेंगे, स्टडी मेरी वो करवा देंगे, ट्रेनिंग करवा देंगे। फिर उन्होंने मुझे रखा, मतलब पेपर दिया, पेपर क्लियर हो गया। फिर अब उन्होंने बोला कि अब आपको अपना PPL स्टार्ट करना है, PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो मैंने बोला कि वो कैसे करना है, तो थोड़ा सा अमाउंट होता है PPL का 12,000 यूरो। तो बहुत बड़ा हाँ अमाउंट नहीं वो है? सिर्फ PPL का है। अच्छा। CPL का, CPL ATPL मतलब ATPL तक जाता है इसका, तो ATPL तक 92,000 यूरो आपका पूरा अमाउंट, मतलब पूरा इसका वो आता है। ये लाइसेंस में ही जाता है हाँ कंप्लीट ATPL तक आपको 80 to 90,000 इसका खर्चा आता है, पूरी कॉस्ट इतनी आती है। तो वो थे ही मेरे लिए वेल विशर्स, तो फिर उन्होंने मुझे अपनी गारंटी पे लोन उठा दिया उन्होंने। अच्छा। अपनी गारंटी पे उन्होंने लोन उठाया और मैंने उस टाइम 25,000 लोन उठाया, 25,000 यूरो।
और मैंने अपना PPL किया, फिर मैंने CPL किया। मैंने 6 मंथ्स के अंदर अंदर CPL कर लिया था, 6 और 7 मंथ्स के अंदर। CPL आपको कितने कैसे प्लेन्स उड़ाने की परमिशन देता है और क्या क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले आपका होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस पे 10 घंटे के बाद आपकी सोलो होती है। सोलो मतलब आपके साथ 10 घंटे तक आपके साथ आपको बताते हैं, वो नेविगेट करते हैं कि आपने प्लेन कैसे उड़ाना है। चीफ होता है आपके साथ, एक को पायलट होता है। 10 घंटे के बाद आपकी सोलो फ्लाइट होती है, उसमें आपका वो चेक होता है। 3 सोलो फ्लाइट होगी और वो चेक होगा, उसमें ही जब तक वो पास नहीं होगा आपका CPL पास नहीं होगा और SPL पास नहीं होगा, सॉरी। तो वो 10 घंटे की 10 घंटे बाद आपको सोलो फ्लाइट होती है, वो पास करेंगे। फिर उसके बाद आपको आता है PPL में आपको चाहिए होते हैं 40 आवर्स की फ्लाइंग होती है। छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, ये सिर्फ स्पेशली ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स ही होते हैं। कितने सीटर होते हैं ये वाले? ये 2 सीटर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं इसमें। तो इसमें जो सबसे कॉमन एयरक्राफ्ट है ट्रेनिंग है वो सेस्ना हो गए और HR-200 एयरक्राफ्ट, ये सबसे कॉमन है जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही यूज़ होते हैं हर जगह, हर कंट्री में। और उसके बाद आपका आता है CPL आपका होता है 240 आवर्स पे। 240 आवर्स पे वो आपकी फ़्लाइंग कराते हैं। फिर 240 आवर्स के बाद जो मैंने किया CPL के बाद मैंने किया इंस्ट्रक्टर रेटिंग, वो होती है 40 आवर्स की। इंस्ट्रक्टर रेटिंग करने के बाद आता है आपका ATPL लाइसेंस, वो होता है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। तो ATPL वहाँ पे मस्ट है, आप ATPL के बिना आप कमर्शियल फ़्लाइट्स ले ही नहीं सकते। तो ये अभी आपके पास है? अभी आप स्टूडेंट्स वाली ले रहे, मतलब अभी आप इंस्ट्रक्टर वाले ले? हाँ, मेरा है फ्रोज़न ATPL मेरे पास। फ्रोज़न और ATPL में ये फ़र्क होता है, जो फ्रोज़न होता है उसमें सिर्फ आप एग्ज़ाम्स देते हो, फ्लाइंग नहीं करते। और उसमें 14 एग्ज़ाम्स होते हैं। ये EASA है, जैसे इंडिया में DGCA है अथॉरिटी फ्लाइंग की, यूरोप में EASA है, वो EASA अथॉरिटी है। तो EASA के अंडर आपका लाइसेंस होता है और वो ATPL फ्रोज़न होता है, उसके 14 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पहले तो 5 साल की वैलिडिटी थी, अब 12 अक्टूबर से उन्होंने 10 साल की कर दिया। तो मतलब 10 साल में फ्रोज़न ATPL आप 10 साल में आप मतलब पेपर दो, क्लियर कर सकते हो। आपके पास टाइम है, 14 पेपर है 10 साल के अंदर। फिर उसके बाद आपको रिन्यू कराने होते हैं पेपर। फिर वो फ्रोज़न ATPL के बाद मेरे पास था फ्रोज़न ATPL, मतलब मेरे पास सारे एग्ज़ाम्स क्लियर है, बट मेरे पास फ्लाइंग पूरी नहीं है अभी तक। जैसे ही आवर्स पूरे होंगे तो आप? हाँ, जब वो 1500 के होता है, 1500 के बाद आपको फ़िज़िकल लाइसेंस मिलता है। अभी आपको सिर्फ फ्रोज़न ATPL का वो सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आपको एक लाइसेंस मिलेगा कमर्शियल, वो 1500 आवर्स के बाद आप डायरेक्ट वो भी नहीं लगते हो, आप फर्स्ट ऑफिसर जैसे होता है ना, को पायलट हमारे इंडिया में 2 पायलट होते हैं, आप डायरेक्ट कैप्टन लगते हो। हाँ, तो ये वो जो भी एयरलाइंस है वो सीधा ATPL वालों को उठाती है। तो उसमें इसकी क्या होता है कि 1500 आवर्स वाले मतलब वो फुली एक्सपीरियंस होते हैं। हमारे इंडिया में 240 आफ्टर CPL उठा लेते हैं 240 आवर्स पे, तो फिर वो फर्स्ट ऑफिसर जाते हैं। पर बाहर आप बिना ATPL के आपको कोई एयरलाइंस नहीं उठाएगी। ऑल राइट। बहुत ज़्यादा टेक्निकल हाँ, टेक्निकल चलेगा। या पेरिस पे आते हैं, थोड़ा पेरिस के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं पूछूं मोस्ट कॉमन स्कैम्स क्या चल रहे हैं आजकल पेरिस में, क्या चल रहा है, कैसा? सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे चोरी बहुत होती है। पिक पॉकेटिंग से अलग चोरी सीरियस लेवल की भी होती है कि घर में ब्रेक इन करके? हाँ, मेरे साथ एक सीन हुआ था पेरिस में नहीं, आउट ऑफ फ्रांस, आउट ऑफ पेरिस रहती थी मैं, 1 घंटे का डिस्टेंस। तो हमारा तो अपार्टमेंट है, वो तो एकदम सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट है हमारा। तो 3 ये नाइजीरियन बड़े हट्टे कट्टे लंबे, तो वो सबके फ्लोर पे जाके बेल मार रहे थे। तो वो उनको कह रहे थे पूबल मतलब ट्रैश, कि हम ट्रैश इकट्ठा करने हैं। हालांकि हम ट्रैश कभी नहीं देते ऐसे किसी को। हमारा एक बेसमेंट होता है, सभी वहीं पे ट्रैश रखते हैं, अपने आप वो इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो वो स्पेशल जा रहे थे और वो तीनों बड़े मतलब 6 फीट, वो तो ऐसे होते हैं लंबे चौड़े, अच्छी बिल्ड होती है और उन्होंने रैम्प जैकेट्स पहनी होती है, जैसे जो नॉर्मली लोग पहनते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड जो भी पहनते हैं, वो उन्होंने प्रॉपर वो गेटअप ले रखा है, रैम्प जैकेट पहन रखी है। हाँ, कि हम वही लगने चाहिए प्रॉपर। तो वो आए और उन्होंने मेरे रूम ऐसे बेल बजाई, तो फिर मैंने ऐसे की होल से देखा। तो फिर मैंने पूछा क्या चाहिए, तो कहते पूबल मैडम।
तो मैंने बोला नहीं है यहाँ पे। तो वो मतलब मुझे कन्विंस कर रहे थे कि एक बार ये बस अपना सिक्योर लॉक जो होता है ना, एक बार वो खोले, फिर वो तोड़ के आए अंदर। भाई साहब यार, भाई 3 नीगरो खड़े हैं लूटने के लिए, वो तो भाई क्रेजी कर देंगे। और जो जैसे स्ट्रीट्स है, पिक पॉकेटिंग तो आम बात है कि आपके वॉलेट में से चीज़ें निकल गई। और कुछ स्ट्रीट्स भी हैं वहाँ जहाँ चाकू वाकू दिखा देते हैं, क्या सीन है? एक जगह है गार्डे नॉर्थ, वो इंडियन मार्केट है, सारी इंडियन मार्केट है वहाँ पे। क्या क्या मिलता है वहाँ पे? सारा इंडियन का आपको। स्ट्रीट फूड, मतलब वैसे स्ट्रीट फूड हाँ, टाइप? आपको गोलगप्पे भी मिल जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, हाँ, गोलगप्पे भी मिल जाएंगे। मतलब वहाँ प्रॉपर रेडी वेडी वाला सिस्टम ऐसा सेटअप कर रखा है या शॉप्स हैं नहीं, अंदर? वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे बस गोलगप्पे की रेडी वाला है बस। बाकी वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, सारे इंडियन शॉप है, जैसे टेलर की स्वीट्स शॉप होगी, ये सब इंडियन शॉप्स वहीं पर है। वो सिर्फ इंडियन मार्केट है और वहीं पे सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउडी है वो। और ये मोस्टली इंडियंस ही ओन करते हैं उन श्रीलंकन। अच्छा, इंडियंस तो आपको पेरिस में 10% दिखेंगे। अच्छा, तो ये श्रीलंकन इंडिया के नाम से चला रहे हैं अपने रेस्टोरेंट्स और शॉप्स? पाकिस्तानी लोग ऐसे करते हैं, कंबाइन करते हैं ज़्यादातर। रेस्टोरेंट, हाँ, कि इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। अच्छा, और ये जो श्रीलंकन्स हैं ये सब इंडियन फूड ही देते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में, साउथ इंडियन फूड्स देते हैं। और मोस्टली वहाँ पे इनकी श्रीलंकन की जो इनका जो बिज़नेस है वो गोल्ड का है। अच्छा, गोल्ड हो गए और ये ब्यूटिशियन का हो गया, ये सब है इनका। और ये जो सूट वूट की दुकान है ये भी इन्हीं की होती है? हाँ, श्रीलंकन्स की होती है, साड़ी, सूट, ज्वेलरी, ये सब इन श्रीलंकन की होती है। इंडियंस वहाँ पे, पहली बात ये कोई शॉप वगैरह ऐसा करते नहीं है इंडियंस। वहाँ पे आपको बहुत रेयर मिलेगा कि इंडियंस वहाँ पे आपको दिख तो रहे हैं। यही इसी स्ट्रीट पे चोरी होती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक तो बहुत क्राउडी होता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन सारी चीज़ें मिलती है। तो श्रीलंकन्स, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जितने भी लोग हैं ये सब इसी मार्केट में आते हैं। इवन जो फॉरेनर्स है, जो भी इंटरनेशनल लोग हैं, वो भी इधर ही आते हैं। और अगर जैसे आपने बताया गोलगप्पे भी मिलते हैं वहाँ पे, तो गोलगप्पे की बात की जाए तो पेरिस में जो रेडी लग रही है गोलगप्पे की, वो क्या रेट में होती है? वो है 2 यूरो के 4 गोलगप्पे। मतलब 180-200 रुपए के 4 हाँ, 180 के। बहुत महंगे हैं यार। गोलगप्पे। और साड़ियाँ कितने की मिल रही है उधर? साड़ियाँ तो वहाँ पे 300 यूरो की है। ओ भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। 30 हज़ार रुपए, मतलब 27 हज़ार, बहुत महंगी है। इंडियन चीज़ों के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इंडियन ग्रॉसरी के लिए, हम खुद ऑनलाइन ग्रॉसरी करते हैं, तो एक कुरकुरे का पैकेट इंडिया में 10 रुपये का है, वहाँ पे 1 यूरो का है। 80-90 रुपए का। तो वहाँ पे इंडियन सुपर स्टोर्स भी बने हुए हैं जैसे? हाँ, बने हैं, बट वो ही बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे। हम अगर इंडिया से खुद से कुछ ले जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैगी वहाँ पे 40 सेंट्स की है। 40 सेंट्स मतलब ठीक है, मतलब 40 सेंट्स 50 रुपीज़ रख लो आप, 50 और 40 ये भी रुपीज़। ज़्यादा 10 रुपए की आ जा मैं। 20 सिंगल पैक 10 की, हाँ 10-20 रुपए। जो छोटी है ना 10 वाली, वो 40-50 सेंट्स की है। मतलब 2-3 एक्स तो है वहाँ पे, 2-3 गुना महंगा है। हाँ, बहुत महंगा। इंडियन जो भी आप ग्रॉसरी लेने जाओगे ना, वो आपको हर जगह महंगा मिलेगा। और एक डिलीवरी वाला स्कैम बता रहे थे आप, वो क्या स्कैम है? हाँ, एक स्कैम आता है, आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि आपका ये पार्सल, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोगों का पार्सल आते हैं, तो लोगों को याद नहीं होते कि किसका क्या पार्सल आया है। तो वो क्या करते हैं कि आपका एक पार्सल आ रहा है और वो डिलीवर नहीं हुआ है कुछ इशू की वजह से, तो आप इस लिंक को ओपन करके रीस्केड्यूल करवा सकते हो अपना जो भी डिलीवरी डेट्स है। तो अगर वो आपने ओपन कर दिया लिंक, तो वो आपका सारा फ़ोन हैक कर लेगा। उसमें आपके अकाउंट डिटेल्स, आपके सारे पैसे, सब कुछ हैक कर लेंगे। मेरे साथ हुआ था ऐसा, बट मेरे चीफ ने मुझे मना कर दिया था कि ये ओपन मत करना, यहाँ पे ऐसे स्कैम होता है, ओपन स्कैम होता है। और कभी स्ट्रीट पे भी हुआ है आपके साथ कभी कुछ कि आप स्ट्रीट पे चल रहे हो, कोई चोरी चकारी करना चाह रहा हो? मेरा फर्स्ट डे था पेरिस का। मैं पहला दिन था कि मतलब जैसे सैटरडे आई, संडे और मंडे को मैं कॉलेज जाना था मुझे अपना। तो मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, तो मुझे रेंट भी देना था। मैंने कैश निकाला था, 800 यूरो था मेरे पास, और मेरे पास टैप कार्ड था। उसमें आपके कार्ड में अगर आप टैप लिमिट होती है 5000। मुझे पता नहीं था, वो मैंने न्यू आई थी। तो मेरे पास एक लैपटॉप बैग था और उसमें मैकबुक थी और मेरा आईफोन था और कैश था और घर की कीज़ थी और उसमें जो भी मेरा मेन सारा कुछ उसमें सामान था, मेरा एटीएम वाला।
तो मैं ऐसे ना बस स्टॉप पे खड़ी हूँ कि मुझे बस लेनी है, तो मेरे पास से अफ़गानी आता है लड़का, और वो मुझे एक पेपर चिट लेके आता है कि मैम ये मुझे एड्रेस बताना। तो अभी जस्ट मैंने टर्न किया था, पीछे से अफ़गानी मेरा बैग लेके चला गया और फिर ये वाला बंदा भी भाग गया। ये भी भाग गया। टीम में काम कर और मतलब वो इतना क्राउड होता है ना, एक इधर भागता है एक इधर भागता है, आपको दिखेगा नहीं कि जो बैग लेके भागा है वो कहाँ भागा है। भाई यार ये तो बहुत ही गलत हुआ। पहले ही दिन पेरिस में आप पुलिस के पास पुलिस के पास गई थी मैं, वहाँ पे कंप्लेंट लिखाई थी मैंने, तो मुझे बोलते कि मैम वो नहीं मिलेगा अब आपको बैग। पुलिस ये बोल रही है? हाँ, और वो बोल रही है देख लेना 2-3 दिन बाद अगर रास्ते में गिरा पड़ा हो तो देख लेना। बट जब आप वहाँ पे लोकल पुलिस से या इन लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो वो ऐसे इंग्लिश में बात कर लेते हैं? क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी मतलब वहाँ के लोग ज़्यादातर, वहाँ की पुलिस भी यूज्ड टू है कि यहाँ के लोग तो चोरी चाके करेंगे हाँ। तो इनको इनसे ऐसे डील करना है, इनको बोलो भाई वो तो गया तो गया। वो तो गया। वहाँ क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे इशू है गाड़ी पार्क करने का, तो लोग साइड में पार्क करते हैं, स्ट्रीट छोटी है तो स्ट्रीट्स में ही पार्क करते हैं गाड़ी। तो अगर आपका गाड़ी में लैपटॉप है और किसी ने देख लिया तो वो शीशा तोड़ देंगे गाड़ी का, लैपटॉप निकाल के ले जाएंगे। और इस केस में पुलिस कुछ नहीं करती? कुछ नहीं कि करती, ढूंढ उनको रहे। पता है चोरी यहाँ पे बहुत कॉमन है, वो कुछ नहीं करते। तो मेजर किस चीज को लेते हैं, मतलब कि भाई ये तो चोरी चकारी को तो नॉर्मल ले रहे हैं कि हो गई? मेजर वो लेते हैं जो वहाँ पे रैंडम चेक्स होते हैं, वो होते हैं इसके जो ड्रग्स के होते हैं। ड्रग कल्चर देखा है आपने वहाँ पे, मतलब अपनी आंखों क्या है कि कर रहे हैं बहुत लोग? ज़्यादा ड्रगिस्ट लोग हैं वहाँ पे, होमलेस लोग हैं बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हम जैसे हम मेट्रो में जब भी ट्रैवल करते थे तो वहाँ पे हमेशा हर मेट्रो स्टेशन में बहुत सारी पुलिस होती थी। उनको बेसिकली वहाँ सबसे ज़्यादा अफ़गानी है जो ये करते हैं, तो पुलिस वाले उनको तो देख के समझ जाते हैं, तो वो उनको साइड में बुला लेते हैं चेक करने के लिए। जिसके पास भी कुछ निकल गया सामान तो फिर वो उसको ले जाते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा वो चेकिंग करते हैं रैंडम। पर फिर भी कर रहे हैं लोग उधर? हाँ, वहाँ करते हैं चेकिंग वेकिंग होने के चेकिंग बावजूद होने के भी? बावजूद भी सब करते हैं वहाँ पे। बाप रे। वहाँ पे जो भी स्ट्रीट जो भी ये बेगर्स है, होमलेस है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, किस सेंस में? क्योंकि ये आधी रात को अगर कोई जा रहा होगा ये उसको मार देंगे जान से? हाँ, मतलब कोई बियर की बोतल उठा के मार देंगे। कुछ हुआ है कभी आपके साथ, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, बट जैसे हमारे ना ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे जो भी इंडियन इन पेरिस होते हैं, तो वहाँ पे वो अपने इंसिडेंट शेयर करते हैं कि इस गली में मत जाना। बता सकते हो आप कुछ नाम ऐसी स्ट्रीट्स के जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए पेरिस में? हाँ, मतलब एक मेरे साथ हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में अपने स्ट्रगलिंग डेज पे थी, तो एक है द्रांसी नाम की जगह है, द्रांसी। तो वहाँ पे पुलिस नहीं आती है रात को, 10-11 बजे के बाद आपको वहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। तो हमें थोड़ा वॉक करके जाना होता था, 11 बजे के बाद वहाँ पे वैसे भी बसेस वगैरह नहीं आती थी, तो हमें वॉक करके जाना होता था। तो मैं थी और मेरे साथ मेरे स्टाफ, मतलब जहाँ काम करती थी वहाँ का स्टाफ था, 2 लोग मेरे पीछे चले थे। तो हम बस स्टॉप के पास पहुँचे, वहाँ पे ना 3 अफ़गानी थे अलग अलग नेशनैलिटी के। वो मतलब एकदम प्रॉपर उन्होंने नशा कर रखा है, पता चल रहा था, उनसे हिला मतलब चला भी नहीं जा रहा था। तो मैं ऐसे उसके पास से ऐसे मैं क्रॉस हुई, मेरे पीछे जो अंकल चल रहे थे उसने ना बियर की बोतल ऐसे रख दी उनके सर, मतलब मारने लगा था बस। और उन्होंने हाथ पकड़ लिया उसका कि तू क्या कर रहा है। तो वो कह रहा था कि तू मुझे सब कुछ दे, पैसे दे, कि तेरे पास जो भी है मुझे दे, कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए है तुम लोगों से, मुझे दो। तो फिर दिया? नहीं, वो उनके जो साथ में थे ना वो उसने रोक लिया कि भाई नहीं यहाँ पे, और वहाँ पुलिस नहीं आती वहाँ पे। अगर इस दौरान पुलिस को फ़ोन करेंगे तो फिर आएगी ही नहीं? आएगी पर लेट आएंगी वो। जब तक सारा काम झाम हो जाएगा तब हाँ, आएगी। तब आएगी वो। बहुत मतलब इतने एक्टिव नहीं है वहाँ के पुलिस वाले। और कोई ऐसी स्ट्रीट पेरिस में जो डेंजरस हो रात को जाना? जैसे जो मुझे पता है, जो जब मैंने शिफ्ट किया था इधर से एक घर से दूसरे घर, तो मुझसे पूछते थे कि वहाँ पे आप कहाँ रहते थे पहले, तो मैं उन्हें बताती थी, तो वो मुझे बताते थे कि ये तो बहुत डेंजरस स्ट्रीट है, यहाँ तुम कैसे रात, क्योंकि मेरा ऐसा होता था, मुझे सुबह 4-4, 5-5 बजे घर आती थी मैं वापस, और वो भी मैं वॉक करके आती थी, बसेस तो आती नहीं थी, 15-15 मिनट की वॉक होती थी, तो वो सारी स्ट्रीट खाली होती थी। तो जब मैं शिफ्ट कर चुकी होती थी तब पता चलता था। तो एक तो द्रांसी बता दिया, और एक हो गया लेबनान मिल, और एक हो गया बोबिनी, एक हो गया बूंदी, और एक बूंदी, हाँ बूंदी, और एक हो गया ये सेंदेनी, एक हो गया लाबुर्जे, और एक हो गया ऑनली सुबह।
तो कहीं ऐसा भी है कि इन जो भी आपने जगह ली कि भाई गोली वोली भी अलाउड है, ये रख लेते हैं, होती है इनके नहीं, ये पास? एक बार हमने आर्टिकल देखा था, हुआ था, हाँ, हमारे सामने नहीं बट न्यूज़ में बहुत आया ये, और ये इस पे भी इंस्टाग्राम पे भी बहुत हुआ। जो मैंने आपको बताया इंडियन स्ट्रीट है, जो इंडियन मार्केट है गार्डनर, वहाँ पे ओपन फायरिंग 2-3 बार हुई है। अच्छा। हाँ, एक लेडी थी, उसका कुछ था किसी के साथ, वो अफ़गानी थे वो लोग, तो उसने पता नहीं उसके बेटे को कुछ किया या कुछ शॉप का कुछ था, दिक्कत था, उसने उसको ओपन फायरिंग की और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेड जो बंदा था। एक और इंसिडेंट था, वो किसी पठान का था, कुछ ऐसे था, इजरायली था वो शायद, और उसने चाकू मारे थे, नाइफ मारे थे ओपनली। तो फिर जब ऐसे होता है तो फिर वो जो भी एरिया है वो बंद कर देते हैं लोग, पुलिस वाले। इन मामलों में एक्टिव हैं। हाँ, वैसे तुरंत आ जाते हैं। वैसे बहुत जैसे डोंकी रूट और ये सब चल रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, तो ऐसे लोग भी आते हैं बहुत पेरिस में? सबसे ज़्यादा माल्टा से आते हैं। अच्छा। माल्टा, इटली। बट ये तो चलो फिर भी यूरोपियन कंट्रीज है, उनको वहाँ के लिए वीज़ा भी नहीं चाहिए। अपने एशिया साइड से लोग आते हैं उधर, मतलब हाँ, इलीगली? आते हैं पंजाबीज। और दूसरी कंट्रीज से भी आते हैं? हाँ, माल्टा से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं काफ़ी लोग, और मतलब हर जगह से आते हैं। और ये कंट्री एक्सेप्ट भी कर लेती, किसी को डिपोर्ट नहीं करती अगर पकड़ नहीं, जाए तो? डिपोर्ट नहीं करते। ये सबसे मुझे शॉकिंग लगा। मेरे साथ एक लड़की रहती थी, मैं रिवील नहीं करूँगी उसकी आइडेंटिटी, बट वो रहती थी और उसको जाना था यूके, लड़की को। तो वो उसके पास ना ही वो आई थी उस पे टूरिस्ट वीज़ा पे, फ्रांस पे, तो उसको यूके जाना था। तो वो चली गई यूके, निकल गई, और उसको ये क्या करते एजेंट, जो भी ये डंकी डुंकी मारने वाले, ये एजेंट क्या करते, उसको दे दिया पोलैंड का पासपोर्ट लड़की को, और उसको बॉर्डर पे रोका। तो जो भी वो उसने मुझे खुद बताई ये बात, उसको बॉर्डर पे रोका, बॉर्डर जो भी सिक्योरिटी चेक हुआ, तो एक और लड़की थी उसके साथ, उससे कुछ क्वेश्चन किया होगा, वो अटक गई, तो उनको डाउट हो गया, तो उस पर भी डाउट हो गया लड़की पे। तो उसको तो अब वो उससे किसी जो भी ट्रांसलेटर है उनको बुलाया कि आपको पॉलिश आती है तो आप बात करो, तो फिर उसको तो पॉलिश का एक वर्ड ना आए, तो फिर उनको पता चल गया, तो उन्होंने वापस भेज दिया, मतलब फ्रांस के बॉर्डर में ही उन्होंने वापस भेजा, सिर्फ 1 दिन रखा पुलिस स्टेशन में। अच्छा। डिपोर्ट नहीं किया, वापस भेज दिया। ओ। और वो ऐसे 3 बार कर चुकी है, एक बार यूके जाने के लिए, एक बार स्पेन से पकड़ी तो वो गई। ऑलरेडी फ्रांस में क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों नहीं रह रही यहाँ? उसके यूके में हस्बैंड है। अच्छा। तो लीगल तरीके से ही चले जाएं। वो खुद इलीगल बैठा हुआ है। अच्छा। अच्छा, वो खुद इलीगल बैठा है वहाँ पे। वो खुद डंकी मार के पहुंचा है वहाँ, मुझे लग हाँ, रहा है। बट अब वो वहाँ से डंकी मार के यहाँ पे आया फ्रांस में। तो फ्रांस का ये कि भाई वो डिपोर्ट नहीं करते, रख लेते हैं आदमियों की, भाई तू मत जा, यहीं भटकता रहे। हाँ, वो खुद लड़की 3 बार अलग अलग कंट्रीज में जाके पकड़ी गई है और दोबारा फिर पेरिस आई है। मतलब इंडिया नहीं भेज रहा है उसे कोई अपने खर्चे पे? उनको क्या, उनको ना टैक्स मिल रहा है, उनको हर एक बंदे से टैक्स मिल रहा है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इलीगल आते हैं, फिर उन थोड़ा मतलब इलीगल काम करते हैं कैश पे, फिर उसके बाद ना कोई मतलब देखते, जैसे श्रीलंकन्स होते हैं, वो डिक्लेयर जॉब्स दे देते हैं उन्हें, मतलब पेपर वाले, मतलब वो आपके टैक्स भरते रहते हैं अपनी तरफ से, जो भी इलीगल है उसके टैक्स भरते रहते हैं। तो उनको क्या, गवर्नमेंट को तो टैक्स जा रहा है, और उनसे कम पैसों में काम करा लेते हैं श्रीलंकन्स। फिर वो वही उनकी पीआर की फाइल लगा देते हैं ना। पेरिस में पीआर का क्राइटेरिया क्या है वैसे? अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है, कितने साल तक उसे जॉब करनी है? पीआर, जैसे मैं स्टूडेंट थी, तो फिर मेरे लिए क्या था कि एक स्टूडेंट के बाद 5 साल के बाद अगर आपने पढ़ाई भी की है, 5 साल आपके इधर फ्रांस में हो गए हैं, फिर आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 5 साल आपने स्टडी की है और आप रहे हो, स्टडी प्लस रहे हो, अगर आप 5 साल ऐसे वर्क परमिट पे हो या कुछ पे, तो फिर आप उस पर ही अप्लाई करोगे पीआर पे। प्लस उसमें एक सैलरी स्लैब होता है हमेशा, 50K से ऊपर आपको एक रेजिडेंट कार्ड मिलता है, वो 4 इयर्स का होता है, मतलब उसमें और पीआर में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सारा मतलब पीआर ही होता है। और उसके बाद आप वो 10 साल का, मतलब पहले वहाँ पे पीआर 10 साल की मिलती थी, अब वहाँ पे 4 साल की मिलती है। उसके बाद उसे रिन्यू करवा दो। हाँ, पहले एक ऑब्जर्वेशन कार्ड मिलता है, फिर उसके बाद आपको पीआर कार्ड मिलता है। और भी कोई तौर तरीके हैं पेरिस में पीआर को लेने के लिए? हाँ, वहाँ पे जो इलीगल लोग हैं वो क्या करते हैं, जो डिक्लेयर जॉब्स होती है
24 पे स्लिप्स बनाते हैं। 24 पे स्लिप्स होगी आपके पास, फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर दो। और ये स्लिप्स नकली बन रही हैं, नकली स्लिप्स बन रही हैं, ऐसा कुछ? चाहे नकली बन रही है तो आपको उसका टैक्स भी तो देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पे स्लिप मतलब मंथली सैलरी? हाँ, मंथली सैलरी। अगर आपको 24 बार सैलरी मिल गई वहाँ से तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सिर्फ इलीगल लोग, जो लीगल है, जिनके पास वीज़ा है, वर्क परमिट है, वो नहीं कर सकते। उनको तो, जिनके पास वर्क परमिट है ना, उनको तो कंपनी ही पीआर दिला देती है। वो तो फिर रिन्यू होता रहता है। और नहीं, उनको कंपनी ही पे, उनकी जो सैलरी होती है ना वो 50K से ऊपर है तो फिर यू विल गेट द पीआर इजीली, अच्छा, आराम से। थोड़ा वहाँ पे डेटिंग कल्चर का बताओ, कैसा कल्चर है वहाँ पे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि कैसे रहते हैं वहाँ पे लोग? वहाँ पे ज़्यादातर ओपन मैरिजेस है। अच्छा। और एक वहाँ पे एक जैसे शादी होती है, मैरिज होता है, और वहाँ पे एक पैक्स सिस्टम भी है। क्या होता है ये? पैक्स में होता है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो किसी के साथ, बट यू आर नॉट मैरिड। अच्छा, और पर्क्स मिलेंगे सारे आपको, जो married सारे couple को आपको मिलते हैं। बेनिफिट्स सब आपको मैरिज सिस्टम के सबके मिलेंगे, बट उसमें एक कंडीशन है कि पैक्स में एक बंदा मतलब फ्रेंच नेशनैलिटी का होना चाहिए। तो अगर कोई इंडियन जाके वहाँ के गोरी लड़की के साथ या लड़के के साथ लिव इन में रहने लग जाता है तो उन्हें अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए कि हाँ, इंस्पेक्शन होता है उसमें, 1 साल, 1 या फिर 1.5 साल के लिए आप उनको दिखाना पड़ता है, सेम नेम पे उनके बिल्स बनाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी, जिससे आगे पीछे मतलब प्रूफ हो उनके Verify पास हो कि पाए हाँ, कि ये live in में जब वो रहे हैं। इंस्पेक्शन करने आए, फिर वो उसके बाद वो पैक्स करते हैं, और पैक्स करने के बाद फिर इंस्पेक्शन करने आते हैं लोग। अच्छा, कि ये इन्होंने कहीं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं, मतलब पेपर तो नहीं किए कि सिर्फ पीआर लेने के लिए। और ये बेनिफिट्स क्या है पेरिस में? अगर कोई मैरिड कपल है तो आप कह रहे हो कि पैक्स वालों को मैरिड कपल वाले पर्क्स मिल जाते हैं, तो वो क्या पर्क्स और बेनिफिट्स हैं? उसमें आपका सेम स्टेटस मिल जाता है जो भी आप सामने वाले का है, प्लस उसमें टैक्स आपका अगर है तो टैक्स में 40% वहाँ टैक्स है, 20% टैक्स जाता है फिर। जैसे अगर कोई फ्रेंच नेशनैलिटी है, उसने मतलब इंडियंस वो करते हैं वहाँ पे, इवन पैसे दे के करते हैं फ्रेंच लोग। अपने पार्टनर को पैसे देते हैं? हाँ, मतलब कुछ इंडियंस ऐसे करते हैं, कोई फ्रेंच बंदा ढूंढते हैं कि हमारे साथ पैक्स करवा लो, 5,000 10,000 यूरो देंगे हम आपको, और इतने टाइम बाद आप हमें डाइवोर्स दे देना, 1-1.5 साल बाद। जब वो ग्रीन कार्ड आ जाए। नहीं, सिर्फ टैक्स के लिए। टैक्स बचाने के लिए थोड़े टाइम बच जाए। हाँ, इसलिए क्योंकि जब अगर आप अनमैरिड हो लेकिन आपका 40% टैक्स जा रहा है, तो अगर आपकी 10,000 सैलरी है यूरो, तो 4,000 तो आपका टैक्स में ही चला जाएगा। गया। 6,000 में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मतलब लूप होल्स ढूंढ ही लेते हैं लोग। तो फिर वो सिर्फ टैक्स बचाने के बंदा लिए, लूट जाए फिर ऐसे तो। हाँ, तो 20% आपका स्पाउस का जाएगा। कई लोग ये पीआर के लिए भी कर लेते होंगे। वहाँ पे एक और रूल है, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट 1,000 यूरो पे करेगी। अच्छा, वहाँ लोग बच्चे नहीं करना चाह रहे, ऐसा है? बच्चे इसलिए- वहाँ सबसे ज़्यादा करते हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, कि गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास रहो। अच्छा, तो वो पाकिस्तानी यही करते हैं उधर, अफ़गानी और ये जो नाइजीरियन है, ये सब उनके 4-4 5-5 बच्चे होते हैं, और गवर्नमेंट उनको अलग से घर देती है गवर्नमेंट का। जैसे अगर 5 बच्चे हैं तो 4 BHK देगी, मतलब वहाँ पे हर बच्चे के लिए एक अलग रूम होगा। गवर्नमेंट देगी घर? और मंथली पैसे भी देगी गवर्नमेंट? 1,000 यूरो देगी 18 साल तक 1,000 यूरो पर चाइल्ड। हाँ, तो मतलब उनको तो 5,000 यूरो घर बैठे बैठे आ रहे हैं। तकड़ी सरकार है। पर आप पीआर मतलब वहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप जाके बसे हो और तुरंत ही ये चालू कर दिया। हाँ, नहीं जाके बस गए, बच्चा चालू। पैक्स करा लिया 1.5 साल में, वो हो गए, कार्ड आया, चलो बच्चे चालू। ऐसा भी है, मतलब पैक्स वहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग शादी नहीं करते हैं, वो पैक्स ही कराते हैं, शादी नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे कर करने के लेते। हाँ, पैसे। और ऐसा भी सुना हमने कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ लिफ्ट विफ्ट नहीं होती, पुराने हाँ, जो architecture के हैं। पुराना सिस्टम है, पुरानी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे कहीं भी लिफ्ट नहीं है, तो 5-5 6-6 फ्लोर चढ़ के जाओ। आराम से। और हेल्थ वाइज भी बेनिफिट देते हैं गवर्नमेंट? हाँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो इलीगल लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स है, जो लीगल है उनके लिए कम है। क्योंकि जो इलीगल है उनको 100% हेल्थ का बेनिफिट है, हैं? 100% कुछ पे नहीं करना। मतलब अगर आप
सपोज़ मैं वहाँ गया हूँ और इलीगल तरीके से रह रहा हूँ, पर मेरे को कुछ इंजरी हो जाए, हॉस्पिटल जा जाए, मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाएगा? कुछ भी नहीं, फ्री में इलाज होगा? फ्री में। मेडिसिन भी वो अंदर से देंगे। मतलब ये प्रूव करो कि मैं इलीगली घुसा हूँ यहाँ पे, चलो मेरा ट्रीटमेंट करो आप तो। हाँ, और जो लीगल है, जैसे मैं लीगल हूँ तो मेरा 75% गवर्नमेंट पे करेगी, अच्छा। 25% मुझे देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस वगैरह कर, इंश्योरेंस की एक ज़रूरत कार्ड नहीं होता है, काते वित्तल बोलते हैं उसे, वो कार्ड आपको आता है, वो दोनों के पास होता है, गवर्नमेंट के पास? इलीगल और लीगल के पास। अच्छा। ठीक है, बट उसमें लिखा होता है कि इसको कितने परसेंट मतलब इसकी कॉस्ट जाएगी और कितने परसेंट इसकी जाएगी। तो जैसे जो लीगल है उनको लिखा होता है कार्ड से, उनके नंबर से पता चल जाता है इनको 75% इनका कट होना है, और जो इलीगल है उनका 100 से 100%। और फ्रेंच लोग वैसे जनरली जो लोग होते हैं, जैसे कॉमनली आप जिनसे इंटरेक्ट करते हो ग्रोसरी लेते टाइम, वो अच्छे हेल्पफुल लोग हैं? अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए हो, हेल्प करते हैं? जब तक आपने फ्रेंच में उनसे बात करी वो खुश है। वो अच्छे से बात करेंगे। अगर आपने इंग्लिश में बात करी, अगर आपने उनको इंग्लिश में ग्रीट भी कर दिया, तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि हमने सुना नहीं। ये तो बहुत ही गलत सीन है यार। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, मैं न्यू उधर रेस्टोरेंट में काम करती थी पाकिस्तानी, तो वहाँ पे एक फ्रेंच, उस टाइम पे वो वैक्सीनेशन आई थी ना, न्यू वैक्सीनेशन लगी थी, तो एक लेडी थी वो अपनी वैक्सीनेशन करवा के ही आई थी, फ्रेंच लेडी थी वो। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि जाओ आप ऑर्डर लेके आओ इससे। तो मैंने उसको, मेरा 3rd डे था, तो मैंने कहा सर मुझे फ्रेंच तो आती नहीं है। तो कहता तुम ट्राई नहीं करोगी तो फिर कैसे होगा। तो मैं गई, तो फिर मैंने उसको इंग्लिश में ही ग्रीट कर दिया। मैंने कहा हेलो मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। और वो मुझे ऐसे बोलती, उसने मुझे फ्रेंच में बोला, तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आती फ्रेंच। तो वो उठ के चली गई। अच्छा जी। वो उठ के चली गई, बड़ी रूड है। उठ के चली गई कि मुझे, बहुत ज़्यादा चमड़ी ले रही है। खुराक मांग रही है। कि मेरे से फ्रेंच में बात नहीं करी। कुछ तो सुना भी देते थे कि आप फ्रांस में और आपको फ्रेंच नहीं आती, क्यों आए आप फ्रांस में। अच्छा, ऐसे स्ट्रेट अप कह देते हैं? स्ट्रेट अप कह देते, मतलब 60% रूड होते हैं। वहाँ पे वाइन कल्चर भी तो बहुत ज़्यादा है। वाइन और हाँ, रेड वाइन और वाइट वाइन सब। हाँ, ओरिजिनल वाइन, हाँ बहुत फ्रेश वाइन। पेरिस में पार्टी कल्चर कैसा है, नाइट क्लब्स कैसे हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं कभी नाइट क्लब्स गई नहीं वहाँ पे, कभी एक्सप्लोर नहीं किया, बट हाँ वहाँ पे काफ़ी है, ये ओपन है ये सब चीज़ें वहाँ पे। वैसे आप बता रहे थे वहाँ के लोग थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं टाइम से, क्योंकि वो सुसाइडल सुसाइड रेट बहुत उनका हाई हो रहा है। मतलब जैसे आप मेट्रो में जाओगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कब कोई सामने से ट्रेन के नीचे आ गया। ये सारे फ्रेंच लोग हैं जो कर रहे हैं या इलीगल वाले हैं? नहीं, अफगानी बहुत, मतलब हर कोई ऐसा है वहाँ पे, पंजाबीज भी है वहाँ पे कुछ जो ऐसे कर रहे हैं, जो डिप्रेस्ड है वहाँ पे। डिप्रेस्ड मतलब डिप्रेशन बहुत है वहाँ पे। और ये डिप्रेशन का कारण क्या है मेन? ये तो मुझे नहीं पता वो किस चीज़ से डिप्रेस्ड है, लेकिन काफ़ी लोग हैं वहाँ पे जो, मतलब मेजर एक्सीडेंट्स ना वो यही होते हैं कि जिनकी वजह से ट्रेन रुक जाती है पूरे दिन के लिए। वो सिर्फ यही होता है कि ट्रेन के नीचे आ गए, रिवर में ऐसे जंप कर दिया। परेशान लोग हैं ज़्यादा। आईफिल टावर के आसपास का एरिया मैंने सुना है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि इंडिया में ही आ गए। ठेले वहाँ पे ठेले लगे, टिक्की बांटते हैं वहाँ पे। आलू टिक्की कैसी है वहाँ की, बढ़िया है खाने में? हाँ ठीक, मैं आपको बताऊँ वहाँ का जो भी खाना होगा ना, जैसे इंडियन फूड भी होगा, वो फ्रेंच के अकॉर्डिंग ही बनेगा, बिल्कुल लाइट। अच्छा, मसाले स्पाइसेस कुछ नहीं है वहाँ। स्ट्रीट फूड भी, मतलब जो स्ट्रीट हाँ, पे मिल रहा वो है। फ्रेंच, जो भी फ्रेंच लोगों के, क्योंकि फ्रेंच लोग बहुत इंडियन फूड खाते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, पर वो बिल्कुल लाइट ही बनाएंगे खाना। क्योंकि फ्रेंच जो भी अगर वो थोड़ा स्पाइसी खा ले वो पागल हो जाते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। और क्या क्या मिलता है आईफिल टावर के आसपास? वहाँ पे ये हो गए छोले कुलचे। आज मैंने रिसेंटली गई थी, हाँ रिसेंटली गई थी, जैसे हमारे इंडिया में बनते हैं बन वाले कुलचे, वैसा उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। फिर टिक्की, फिर वो जैसे यहाँ पे भुट्टा बनता है वो स्टार्ट कर दिया है। और बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग भी तो अपनी अपनी डिशेस बेचते हैं शायद, ऐसा भी है? मतलब सब लगाते हैं? उनका बेसिकली हलाल वो होता भी है। मिलते हैं बुढ़िया के बाल? हाँ मिलते हैं। अच्छा, और ये बेच कौन रहा है? ये भी श्रीलंकन कर रहे हैं ये काम, या इंडियंस भी बैठे हैं वहाँ पे? मैं बताऊँ, इंडियंस वहाँ नहीं करते ये सब, इंडियंस नहीं करते वहाँ ये सब। वहाँ ये सब मैक्सिमम आपको अफ़गानी मिलेंगे। ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से रेसिपी सीखी है, वो ये सब अफ़गानी ही करते हैं।
बांग्लादेशी हो गए, श्रीलंकन हो गए, ये सब करेंगे। जो इंडियन मार्केट है ना, वहाँ पे सारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और श्रीलंकन यही सब बैठे होंगे शॉप खोल के। बताओ, इंडियन मार्केट है और इंडियन ही नहीं है वहाँ। और वहाँ के लोग को लगता होगा ये सारे इंडियंस हैं जो ये काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सारे थोड़े देसी से लोग और वो दिखने में। प्रॉपर इंडियन जैसे डिशेस बना के आपको देंगे, प्रॉपर। मतलब जो भी हमारी स्वीट्स होती है, इंडियन स्वीट्स होती है, वो प्रॉपर सेम टू सेम। और वहाँ पर ऐसा भी होता है कि बार्गेनिंग हो रही नहीं, इतने का दो यार, ये टिक्की इतने की लगाओ, इतने की मत दो, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता। जो रेट आया सीधा चल गई। हाँ, बार्गेनिंग नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मतलब 3 यूरो की टिक्की होगी एक प्लेट। आप कोई वहाँ पे किसी पॉश एरिया में गए हो कि भाई जहाँ अमीर ही लोग आते हैं? कुछ ऐसे स्पेसिफिक रेस्टोरेंट मैंने सुना है बहुत अच्छे हैं। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वर्साई, वो बहुत पॉश एरिया है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लोग रहते हैं, क्योंकि जो मेन फ्रेंच लोग हैं ना, जो असली लोग हैं, वो पेरिस से हट ही गए हैं। वो आउटस्कर्ट्स पे चले गए हैं। हाँ, वो आउट ऑफ फ्रांस रह रहे हैं, क्योंकि पेरिस में सबसे ज़्यादा एक तो टूरिज़्म भर गया है, अफ़गानी, बहुत से क्राइम होने लगे हैं पेरिस में, तो उनको चाहिए शांति। एक तो पेरिस में ओपन क्लब कितने ज़्यादा खुल गए हैं, उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ओपन क्लब क्या होता है? मतलब सारे ये जो मतलब हर तरीके के वहाँ पे नशे होने, कोई रोका टोकी नहीं होगी। अच्छा। सब तरीके के नशे होते, बियर वगैरह, मतलब पूरी रात चलता है वहाँ पे। जो भी ड्रग लेने होते हैं वो सब वहीं पे लेते हैं, अच्छा, तो उनको ओपन क्लब कहते हैं वहाँ पे। तो इसलिए वो अलग साइड जाके रहना हाँ, outskirts उनको में। पीस चाहिए। तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ वैसा है, वहाँ पे सारे MNCs कंपनीज है, तो वो बिल्कुल शांत एरिया है। वो सारा फ्रेंच एरिया है, वहाँ पे आपको इंडियन कोई नहीं दिखेगा। वैसे आप रेकमेंड करोगे किसी को कि यार पेरिस में आके पढ़ाई करो या जॉब करो, या मतलब बढ़िया लाइफ है? अगर आपको शॉर्ट टर्म स्टे करना है तो पेरिस इज़ बेस्ट। थोड़ी अच्छी बातें भी बता दो, क्योंकि पेरिस की तो हमारे माइंड में ऐसी इमेज बन गई कि बहुत ही गया नहीं, गुजरा है। बट पेरिस बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ग्रीनरी है और कोई पॉल्यूशन नहीं है। मतलब इतना अच्छा वेदर रहेगा ना वहाँ पे कि आपका मन करेगा आप रुको, बस सिर्फ कुछ दिन। अच्छा, घूमने फिरने के लिए है, टूरिस्ट की तरह तुम वहाँ पे जा सकते हो। एज ए टूरिस्ट क्या क्या देखना चाहिए वहाँ पे? वहाँ पे आईफिल टावर है, गादे लियोन है, और लक्सम गादे लियोन एक सिटी है। अच्छा, और स्ट्रासबर्ग है वहाँ पे, और लक्समबर्ग है। वो सारे म्यूज़ियम है इधर, म्यूज़ियम बहुत सुंदर है। और एक वहाँ का कैबरे डांस भी बहुत फेमस होता है, हमने सुना है, जो पेरिस का। आप गए हो उधर? नहीं, मैं तो नहीं सुना, मैंने अभी तक कैबरे डांस तो नहीं सुना। तो आपके हिसाब से मतलब वो वैसे कंट्री सुंदर है, मतलब सीनिक है, लेकिन वहाँ पे रहने लायक खाना नहीं है। वाना वो वहाँ के वो भी फेमस है, क्रोसों। हाँ, क्रॉसो बहुत फेमस है वहाँ पे। वो तो ब्रेकफास्ट ही हमारा क्रॉसो होता है सुबह सुबह, कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी भी अच्छी होती है ब्लैक वहाँ कॉफ़ी। हाँ वैसे इतना साल आप पेरिस में रहे हो, आपने गाड़ी चलाई है वहाँ पर? हाँ जी, गाड़ी तो वहाँ चलाई है मैंने। लाइसेंस का वहाँ पे ऐसा होता है, आपके पास इंडियन लाइसेंस है, स्टूडेंट लाइसेंस। अगर आप स्टूडेंट आए हो, इंडियन लाइसेंस पे है आपको। अगर आप स्टूडेंट आए हो तो स्टूडेंट पे आपको 1 साल के लिए वो लाइसेंस आपको वैलिड होगा, इंडियन लाइसेंस। अच्छा। उसके बाद आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इसमें कुछ आप जब गाड़ी वाड़ी लेते हो तो कुछ सिक्योरिटी भी जाती है? जैसे सिक्योरिटी कुछ अमाउंट पहले दे दिया? वहाँ पे कोई न्यू गाड़ी लेता ही नहीं है, वहाँ पे सारे सेकंड हैंड लेते हैं। और वहाँ पे BM मर्सिडीज़ लेना आम बात है। अच्छा, सस्ती है वहाँ पे? बहुत कम रेट पे। तो महंगी गाड़ियाँ कौन सी दिखी आपको BM और मर्सिडीज के अलावा, जो पॉर्श गाड़ियाँ, जो स्पोर्ट्स, लग्जरी? अच्छा, स्पोर्ट्स। हाँ, स्पोर्ट्स गाड़ी होगी, पोर्शे होगी, ये सब वहाँ पे अच्छी गाड़ी है। तो वहाँ पे जब आपने ड्राइव करा, कुछ ऐसा हुआ कि आपको इंडिया की ड्राइविंग के हिसाब से तो अलग उल्टी है ना वो, तो कुछ रूल हाँ, थोड़ा हुए या चलान वलान हुआ? मैंने इंडिया में कभी ड्राइव नहीं किया, मैंने वहीं पे ही ड्राइविंग की है, तो मुझे इतना कंफ्यूजन नहीं हुआ। बट वहाँ पे एक चीज़ है कि मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे आगे गाड़ी थी, तो मैं उसको हॉर्न दे रही थी, तो मुझे नहीं पता हॉर्न नहीं देते, तो वो गाड़ी से उतर के मुझे गाली दे रहा था फ्रेंच में। और मैं बोली ये मुझे गाली क्यों दे रहा है, न्यू में थी, मैं बोली मुझे गाली क्यों दे रहा है, उसने पुलिस बुला ली। अच्छा, इतनी सी बात के लिए। और आप अकेले थे इस टाइम पे जब आप ड्राइवर? हाँ, तो मुझे पता नहीं था कि ये क्यों ऐसे इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। मुझे लगा शायद मैं गलत ड्राइव कर रही हूँ, बट मैं ऐसे देखूँ कि मैं तो सही हूँ, मैं तो अपनी सही लेन पे खड़ी हूँ, ये गलत है।
तो वो पुलिस वाला आया तो फिर वो मुझे कहता तुमने इसको हॉर्न क्यों दिया। अच्छा, इस बात पे पुलिस बुला ली? हाँ, बाप रे। वहाँ पे हॉर्न देने का मतलब है आप उसको गाली दे रहे हो। बताओ, यहाँ पे तो हॉर्न पे वो चल रहा है डीजे। मैं आज वही बात कर रही थी कि मतलब ये फॉरेनर लोग ना यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते। वो ये तो पागल ही हो जाएंगे अगर ये तो भाई बोलेंगे ठोक दियो, क्या कर रहा हो, ठोकेगा। वहाँ पे हॉर्न का मतलब है आप किसी को गाली दे रहे हो। ये मुझे बाद में पता चला कि ये मतलब है। ये तो वैसे ही चीज़ है, हम भी जाते हैं बाहर कहीं सुनाई देते हैं हॉर्न वगैरह इतने। नहीं, अंग्रेज तो ऑफेंड हो जाते हैं हॉर्न से। वो बहुत उनको ये नॉइस पसंद नहीं है कोई भी हॉर्न वगैरह की। तो मतलब आपको ओवरऑल पेरिस पसंद नहीं आ रहा, इंडिया ही बेहतर है उससे, ये कहना चाहते हैं? इंडिया हर चीज़ में बेस्ट है, हर चीज़ में। यही तो सुनना था। हर चीज़ में बेस्ट है। हम मतलब चलो हमारी तो मजबूरी है बाहर रहना, बट मैं तो ये सोचती हूँ कि कब मुझे एक्सपीरियंस हो, ATPL 1500 घंटे ख़त्म हो और मैं इंडिया आके जॉब स्टार्ट करूँ। चलो, हम चाहते हैं जल्दी हो जाए एंड थैंक यू सो मच। अगर आप पेरिस नहीं रहते तो ये पॉडकास्ट भी नहीं हो पाता। हमें हमारी ऑडियंस को इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती। एंड ख़त्म करते हैं दोस्तों इस एपिसोड को, और बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आप हमारे गेस्ट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे आ रहा था। अगर आपको नाइट टॉक के एपिसोड्स में मज़ा आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। बिना सब्सक्राइब करे चैनल मत देखो। और अगर कोई आपका दोस्त यार पेरिस की ट्रिप बना रहा है उसको ये पॉडकास्ट जरूर शेयर कर देना ताकि उसे सच्चाई दिख जाए। 20 दिन के लिए तो बढ़िया है, देखो जा सकते हो। 15-20 दिन के लिए बहुत बढ़िया, उसके बाद 3-4 आप दिन पक के लिए जाओगे। ठीक है, 3-4 दिन। 7 दिन चलो घूमने के लिए जा अरे सकते हो। रहने दो, पैसे वैसे चोरी हो जाएंगे तुम्हारे। पर आपको बताओ पेरिस की टिकट बहुत सस्ती है। कितनी की है? राउंड ट्रिप 500 यूरो, 45,000। हाँ, तभी तो सस्ती है। बाली की ज़्यादा महंगी है। हाँ, बाली की ज़्यादा महंगी है, बट राउंड ट्रिप 45,000 अराउंड। बढ़िया है। चलो गाइज, आप भी प्लान कर लो और इस पॉडकास्ट को भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नए कंट्री के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। टाटा जी, टाटा।